माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा जिन्होंने री नीट एग्ज़ाम दिया है। तो पेपर को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जैसा हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। अभी आज हम पेपर का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जिन्होंने री नीट एग्ज़ाम दिया है वो भी डिस्कशन देख सकते हैं, जो नीट का एग्ज़ाम देंगे इस साल वो भी डिस्कशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसा डिफ़िकल्टी लेवल है, तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। और पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका कैसा होना चाहिए तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। कौन सा क्वेश्चन पहली बार में फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन सा अटैम्प्ट सेकंड टाइम अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन सा थर्ड टाइम में अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो मेरे पास मैंने जो है कोड 50 को लिया है और हम 15 क्वेश्चन के स्लॉट में सॉल्व करेंगे। तो 15 क्वेश्चंस का ये जो वीडियो बनेगा 15 क्वेश्चंस का बनेगा, और नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा उसमें नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस होंगे, फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में थर्ड वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से देखिएगा वीडियो को। और जो है आपको अगर जो एग्ज़ाम देंगे जिनके पास पेपर नहीं है नीट का, तो वो लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस देखो, ठीक है। या वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को। तो ये कोड 50 को हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला जो सवाल है वो काफ़ी अच्छा सवाल है, मैकेनिक्स का सवाल है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इस क्वेश्चन को आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई करिए करने का, ठीक है। तो आप इसको स्टार मार्क बना करके छोड़ सकते हैं पेपर के अंदर जब आता है तो, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो पहले तो देखो इतना बड़ा सवाल है, तो बड़े सवालों को आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें फ्रिक्शन भी जो है वेरिएबल फ्रिक्शन दे दिया है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करे, तो आप इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। लेकिन हम तो अब पेपर डिस्कस करने वाले थे, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो वो क्या कहना चाह रहा है, ये पार्टिकुलर मास एम मूव्स अलोंग ओरिजेंटल एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल 0 टू एक्स इक्वल टू कैपिटल एल। तो वो पार्टिकल है मास एम का, वो एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल तक कहीं पे मूव कर रहा है, ठीक है। और मूव जब कर रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज विद फंक्शन ऑफ एक्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कोफिशिएंट वो वेरी कर रहा है फंक्शन एक्स के अकॉर्डिंग। और वो भी कैसे वेरी कर रहा है, म्यू नॉट माइनस एल्फा एक्स, वेयर म्यू नॉट एंड एल्फा आर द कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन, सो दैट म्यू के एल इक्वल्स टू 0। यानी इस तरह से है कांस्टेंट एल्फा की जो म्यू के एल जो होने वाला है वो 0, यानी कि एक्स के जब एल पुट कर दोगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली, 0। तो एक काम कर लेते हैं ना, पहले हम यहाँ पे एल्फा पता कर लेंगे, लेकिन चलो एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। और कहना क्या चाहते हैं कि टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज ये। टोटल वर्क डन दे रखा है आपको और पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ एन क्या होने वाला है। तो फाइन बेसिकली हमें गिवन तो ये है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डब्ल्यू वर्क डन पता करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को लिख लिया करो हमेशा, ठीक है। कि गिवन क्या है डाटा वो लिखो, फिर वर्क डन क्या पता करना है वो लिखो, मास एम भी गिवन है आपको ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट जो है ओरिजेंटल सरफेस पे चल रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि इसका एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर एम जी नीचे की तरफ होने वाला है, एन ऊपर की तरफ होने वाला है, ठीक है ना। और फ्रिक्शन जब पीछे की तरफ लगेगा इसके ऊपर, इस तरह से फ्रिक्शन काम करने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सर जो वर्क डन होने वाला है ड्यू टू द फ्रिक्शन, अब क्योंकि वह वेरिएबल फ्रिक्शन है तो इसलिए वर्क डन के लिए अभी अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर स्मॉल वर्क डन की बात करोगे तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास में, वो जाना चाहिए आपके पास में, देखो फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ के इंटू डी एक्स। डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस एफ के डी एक्स जो है वर्क डन होने वाला है, यस और नो, ठीक है। और टोटल वर्क डन की बात करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ के डी एक्स, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब एफ के क्या होगा, तो एफ के अपने को पता है सर, एफ के यहाँ से तुम डिसाइड करोगे तो एन इक्वल्स टू एम जी बनेगा ना, यहाँ से एफ बी डी से एन इक्वल्स टू एम जी बनेगा। तो एफ के क्या होता है, म्यू इंटू एन, तो इट विल बी माइनस ऑफ म्यू इंटू एन, एन बोले तो एम जी, एम अपने पास में यहाँ पे कैपिटल है तो हम कैपिटल लिख देते हैं इसको एम जी, और इंटू डी एक्स। और कहाँ से कहाँ लेके जाना है, 0 टू एल, ये लिमिट डिसाइड हो गई है। अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे गिवन थी है कि म्यू के जो है एल पे जो म्यू के होने वाला है वो 0 हो रहा है, तो यहाँ से हम एल्फा पता कर सकते हैं क्या, तो यहाँ से हम एल्फा पता कर लेते हैं। तो एक्स की जगह जो है इक्वेशन में एल पुट कर दो, तो म्यू नॉट माइनस एल्फा इंटू एल इक्वल्स टू 0, एंड म्यू नॉट इक्वल्स टू एल्फा एल आ जाता है और एल्फा की वैल्यू बन गई है म्यू नॉट बाई एल, ये वैल्यू एल्फा की बन गई है। तो उस इक्वेशन को हम आप पुट करने के बाद हम वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो माइनस ऑफ 0 टू एल म्यू के, तो म्यू के जगह क्या लिखोगे आप, म्यू नॉट माइनस एल्फा का वैल्यू पता कर चुके हो तो म्यू नॉट बाई एल इंटू एक्स, फिर एम जी और इंटू डी एक्स।
अब देखो क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है बाहर ले लो आप, तो आपके पास म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, आपके पास एम जी भी कांस्टेंट, इनको बाहर ले लीजिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, माइनस म्यू नॉट एम जी, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू क्या बनेगी बताओ, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x बनेगा, और x का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और l तो कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, लिमिट लग जाए 0 टू l। अब लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ म्यू नॉट एम जी, फिर यहाँ पर जब l पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा l माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2l, तो एक l टू l गेट्स कैंसिल आउट, तो l बाई 2 बनेगा, यहाँ से l माइनस एल बाई 2 क्या बन जाएगा l बाई 2। ठीक है, तो यहाँ वी कैन से म्यू नॉट ऑफ एम जी इंटू एल बाई 2। ऑप्शन में चेक करो, देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है अपने पास में, एन म्यू नॉट एम जी एल। अब देखो नेगेटिव वाला साइन नहीं है, तो मैंने हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ने इंक्लूड कर लिया, कि फ्रिक्शन थ्रू वर्क ने तो नेगेटिव होना है, तो मैग्नीट्यूड ले लिया होगा, तो म्यू नॉट एम जी एल, और एन की वैल्यू देखो कंपेयर कितना बनेगा, एन की वैल्यू 1/2 बनने वाला है। ठीक है, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। डन। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना। तो हम पहले भी हमने क्लासेस में डिस्कस किया है कि जो वर्क डन होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो वर्क डन काम में लेते हैं हम एफ डॉट एस, और जब फोर्स वेरिएबल है तो हम काम में लेते हैं एफ डी एस, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है क्योंकि फोर्स जो है वो वेरिएबल हो गया है। राइट, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में करने वाला प्रॉब्लम है ये। द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज एन आइडियल गैस ए इज हाफ दैट ऑफ द अनदर आइडियल गैस बी। तो मीन फ्री पाथ जो है गिवन, देखो गिवन डेटा पहले सबसे पहले लिखते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, डेटा लिखते रहो, ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन करने का। तो हम क्या लिखेंगे, मीन फ्री पाथ ऑफ द आइडियल गैस ए इज द हाफ ऑफ द आइडियल गैस का मीन फ्री पाथ है उसका हाफ, तो लैम्डा होता है मीन फ्री पाथ का सिंबल, ऐसे काम। तो द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस ए, तो गैस ए का जो डायमीटर होने वाला है, तो डायमीटर को हम जनरली डी से डिनोट कर देते हैं, तो डायमीटर ऑफ द ए इज द ट्वाइस ऑफ द डायमीटर ऑफ द बी, ऐसा बोला जा रहा है। नंबर डेंसिटी एन ए एन बी है इनकी, एन ए एन बी नंबर डेंसिटी, तो देन द करेक्ट इक्वेशन पूछा जा रहा है क्या होने वाला है, तो अपने को नंबर डेंसिटी पता करना है, बताओ। तो आपको क्या रिलेशन ध्यान है क्या कि मीन फ्री पाथ में डायमीटर में और नंबर डेंसिटी में क्या रिलेशन आता है, तो याद करने की कोशिश करो, याद करते ही आपको याद आएगा। किसी जो लैम्डा जो होता है मीन फ्री पाथ दैट इज इक्वल्स टू 1/√2n पाई डी स्क्वायर, डी इज द डायमीटर हियर, और हमें n पता करना, तो n को साइड में ले जाओ, लैम्डा को नीचे ले आओ, और प्रोपोर्शनल लगाने की कोशिश करेंगे, 1/√2 लैम्डा पाई डी स्क्वायर, क्योंकि रेशियो चाहिए अपने को यहाँ पे, एन एन बी कितना आ रहा है, तो n प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा इंटू डी स्क्वायर, और यही से हम पुट कर लेंगे सर एन ए अपॉन एन बी दैट विल बी इक्वल्स टू, एन ए के लिए 1 लैम्डा ए डी ए स्क्वायर, और फिर जो एन बी का आएगा ऊपर चला जाएगा, तो दैट विल बी लैम्डा बी डी बी स्क्वायर, और जो गिवन डेटा है वो पुट कर लो फिर आराम से यहाँ पे, तो 1 लैम्डा ए, लैम्डा ए कितना है, लैम्डा बी बाई 2, यही है ना, डी ए कितना है बताओ, 2 डी बी स्क्वायर इंटू फिर लैम्डा बी को ऐसा कैसे रहने दो, इनको डी बी को भी ऐसा कैसे रहने दो, लैम्डा बी गेट्स कैंसिल आउट, और डी बी स्क्वायर गेट्स कैंसिल आउट, यहाँ क्या बनने वाला, 2 को ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, कैंसिल आउट हो गया 1/2, तो एन ए अपॉन एन बी दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है, तो सर ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन एन ए को एन बी टर्म्स में लिख सकते हैं हम 1/2 इंटू एन बी करके, तो फोर्थ ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बहुत सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, करने का तरीका देखो हर क्वेश्चन का यही है, तो गिवन डेटा वो लिखो आराम से, और जो चाहिए वो सब क्वेश्चन मार्क बनाओ, और फिर आप रिलेशन याद करने की कोशिश करो कि इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन P and Q वेयर ए टाइम वेरिंग करंट IT इज फ्लोइंग एज शोन इन द फिगर। अब करंट फ्लो कर रही है, देखो इसमें IT करंट फ्लो कर रही है। देख इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द पॉइंट्स A and B, देखो पहले वाले के पॉइंट A यहाँ पे, B पॉइंट यहाँ पर है, फॉर कॉन्फ़िगरेशन P इज EP, तो यहाँ के लिए जो इंड्यूस्ड EMF है वो आपको EP बोला सिंबल, और दूसरे वाले के लिए यहाँ पे इसका A है, यहाँ पे B है, 2 पैरेलल में लगा दिए यहाँ पे, तो इसके लिए बोल दिया EQ। तो आपको EP और EQ की रेशियो बताना है, और दूसरी बात बोला है इंपॉर्टेंट चीज, नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस के इफेक्ट को नेगलेक्ट करना है। तो आपको पता है कि सर हमें पता है इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है, LdI/dt। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में देखो तो एक ही इंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में, तो क्या हम बोल सकते हैं सर ई पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर आप दूसरे वाले पार्ट के लिए देखोगे तो यहाँ पे इंडक्टर्स क्या है, 2 इंडक्टर लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, और अपने को पता है जब पैरेलल में लगते हैं तो क्या होता है 1/L 1 + 1/L2 1/L3 ये चलता है फॉर्मूला 1/L इक्विवेलेंट के लिए। तो उसके हिसाब से दोनों सेम है, यहाँ पे ये भी इंडक्टेंस है L, इसका भी L, तो L/2 हो जाएगा इसका, L/2 di/dt, इक्वेशन नंबर 2। So we can say EP upon EQ that will be equals to L upon L/2, L से L get cancel out, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट टाइम में आप कर सकते हो, आप इजीली सोल्व, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में इसी क्वेश्चन को कर सकते हो, आसान सवाल है, इजी प्रॉब्लम है। फिर भी आपको लगता है तो सेकंड राउंड में कर सकते हो, आपको लगे कि सर ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी सा लग रहा है, इन इंडक्टर्स वगैरह से मैं इतना फेमिलियर नहीं हो, तो सेकंड राउंड में करिए, लेकिन डूएबल सवाल है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 4, फॉर साउंड वेव द नंबर ऑफ नोट्स फॉर द 5th हार्मोनिक ओपन एंडेड पाइप। अब देखो ओपन एंडेड पाइप है, इसके लिए 5th हार्मोनिक बोला जा रहा है। देखो मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस बार भी सब देखो ऐसा प्रॉब्लम आ गया, बस पूछने का तरीका अलग हो गया है। इसमें नंबर ऑफ नोट्स पूछा दिए, नंबर ऑफ नोट्स फॉर दी 5th हार्मोनिक जो है n बोल दिया है, एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स फॉर द 9th हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप विद वन ऑफ इट्स एंड क्लोज्ड, यानी कि एक एंड क्लोज, यानी कि क्लोज हो गया, इसके लिए 9th हार्मोनिक है। तो इसका 9th हार्मोनिक जितने नंबर ऑफ नोट्स आएंगे उसको m बोल दिया है, और दोनों का रेशियो पूछा है, सही है ना, करेक्ट है। तो सवाल समझ में आ गया हमें। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आता है, देखो नीट में कई बार तो क्या आता है कि फ्रीक्वेंसी को इक्वेट करा देता है कि 5th हार्मोनिक ऑफ द ओपन एंड पाइप इक्वल्स टू 9th हार्मोनिक ऑफ द क्लोज एंड पाइप, दोनों की इक्वेट करा देते हैं और बोलते हैं इनका फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, कई बार लेंथ का रेशियो, किसी एक की लेंथ दूसरे की लेंथ पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सवाल है, फर्स्ट टाइम हो सकता है। इस बार क्या नंबर ऑफ नोट्स के हिसाब से पूछ लिया, तो बना के देख लो आप एक बार के, थोड़ी दिक्कत है आपको तो आप नोटिस करो। देखो जो फर्स्ट हार्मोनिक जो ओपन एंड पाइप होता है ना, उसमें अगर फर्स्ट हार्मोनिक की बनाओगे आप, तो फर्स्ट हार्मोनिक कैसे बनता है, तो फर्स्ट हार्मोनिक में ऐसा बनता है, ये नंबर ऑफ नोट्स कितने बन गए बताओ, एक नंबर ऑफ नोट बनता है, ये है फर्स्ट हार्मोनिक। और आपको पता है ओपन एंडेड पाइप में देखो फ्रीक्वेंसी रेशियो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी रेशियो कैसे चलता है वहाँ पे 1:2:3:4 ऐसे चलता है। तो ये 5th हार्मोनिक हो गया देखो। तो अगर फर्स्ट हार्मोनिक में 1 बन रहा है, आप बना के देखो, सेकंड हार्मोनिक बना के देख लो एक बार। तो सेकंड हार्मोनिक में ऐसे कुछ वेव बनेगी, ठीक है। बाहर यहाँ बाहर की तरफ क्या बनने वाला है, एंटीनोड बनने वाला है। तो ये तो फर्स्ट के लिए बना दिया मैंने ऐसे, एक सेकंड, ऐसे कुछ वेव बनेगी, ठीक है। तो 2 नोड बनेंगे सेकंड हार्मोनिक में। तो फर्स्ट हार्मोनिक में 1 नोड है, सेकंड हार्मोनिक 2 नोड है, तो थर्ड हार्मोनिक 3, फोर्थ हार्मोनिक 4, 5th हार्मोनिक में कितने बनेंगे नंबर ऑफ नोड्स बताओ, 5 बने। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया है। क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्लोज एंड पाइप के अंदर। क्लोज में क्या होगा बताओ, तो सर क्लोज में जो फर्स्ट हार्मोनिक बनता है कैसे बनता है, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो एंड होते हैं ना, यहाँ पे नोड बनना है और ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, तो एक नोड बन जाएगा यहाँ पे, एन जो है नोड बन जाएगा यहाँ पे, n इक्वल्स टू मतलब सॉरी नोड की जो वैल्यू है वो 1 हो गई है फर्स्ट हार्मोनिक में। और आपको याद करने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है कैसे चलता है, 1:3:5:7:9 इस टाइप से चलता है, यस और नो। तो 9th हार्मोनिक यहाँ आता है, 5th नंबर पे आता है। अब देखो तुम इसके जस्ट अगला वाला बना के देखो एक बार, थर्ड हार्मोनिक कैसे बनता है। तो आपको पता है थर्ड हार्मोनिक बनने के लिए सर थर्ड हार्मोनिक में ऐसे कुछ बन रहा हो, तो थर्ड हार्मोनिक यहाँ पे नोड, एक यहाँ पे नोड, तो 2 नोड यहाँ पे बन रहे हैं, ये बन गया थर्ड हार्मोनिक का कंडीशन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक में फर्स्ट नोड 1 नोड, इसमें 2 नोड, इसमें 3 नोड, 4 नोड और 5 नोड। नंबर ऑफ नोड कितने बनेंगे, 5 बनेंगे किसमें, 9th हार्मोनिक के अंदर। तो बहुत ईजी हो गया। तो यहाँ भी m का वैल्यू भी कितना हो गया, 5 हो गया, n का वैल्यू 5 है, दोनों का रेशियो निकालो तो क्या आ जाएगा, 1। बस आसान सा सवाल है, सिंपल सा सवाल, ठीक है। चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये डायरेक्टली देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो फर्स्ट टाइम में होने वाला सवाल है प्रॉब्लम है ये भी। कंसिडर लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ द लेंथ L एंड रेडियस R, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड V नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज। तो वी नो दैट डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर इंटू L, या फिर कई बार इसको ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट N स्क्वायर बाई L पाई R स्क्वायर,
ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों आपको फॉर्मूला जो है याद होने चाहिए। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, स्मॉल एन का तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाता है। चलो नेक्स्ट नंबर 6 भी आसान सवाल है। देखो फर्स्ट टाइम डुएबल है, ये भी आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हो इसको भी। देखो बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या गिवन है, आपको पोजीशन टाइम फंक्शन गिवन है, दैट इज द गिवन है एस इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। और अगली लाइन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे, तो वो लिख दो, पुट कर दो डायरेक्टली आप। अल्फा की वैल्यू 1 है तो टी स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 6 है तो 60, और प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 5। ये पोजिशन टाइम इक्वेशन गिवन। फिर जो क्या गिवन है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टी को 6 सेकेंड। तो क्लासेस में बता रखा है मैंने आपको कि जब भी नेगेटिव साइन आता है पोजीशन टाइम इक्वेशन में या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई टाइम होगा ऐसा जिस टाइम के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले वो टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि प्रॉब्लम जब पार्टिकल वेलोसिटी 0 होगी उसके बाद वापस से बढ़ेगी। तो ये रिटर्न बैक टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि यहाँ चला, फिर यहाँ जाके 0 वेलोसिटी, फिर वापस घूम गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब जब इसी प्रॉब्लम में अगर सिंपल वो एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो अब डायरेक्टली पता कर लेते हैं। हम यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करते हैं 6 सेकंड के लिए, पहले टी पोजीशन एट 6 सेकंड निकालते हैं, माइनस पोजीशन एक्स टी को 0 निकालते हैं, दोनों पुट करते हैं यहाँ वैल्यू, डिवाइड बाई डेल्टा टी करते, कोई दिक्कत है। तो डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब स्पीड आ गई है तो आपको वो जगह ही पता करनी पड़ेगी जहाँ पे टाइम 0 होता है। तो उसके लिए जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है तो वेलोसिटी पता करते हैं पहले। तो v का इक्वेशन क्या बनता है, ds बाई डी टी। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालोगे तो क्या बनेगा 2t माइनस 6। देखो तुम समझ में आ रहा है, वेलोसिटी लिखते पता लग गया ना कि सर टी के किस वैल्यू के ऊपर वेलोसिटी 0 होने वाली है। तो इक्वेशन देख के बोल सकते हैं हम। बाकी आप इसको 0 पुट करके निकाल लो टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 3 सेकेंड्स। तो क्या होने वाला है, यानी कि 3 सेकेंड्स के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होने वाली है, राइट। अब जब टी को 3 सेकेंड वेलोसिटी 0 होगी तो आपके पास 3 चीज़ें हो गई। देखो आपको एक तो पोजीशन पता करनी पड़ेगी टी इक्वल 0 पे, क्योंकि 0 से 6 के बीच पता करना है एवरेज स्पीड कितनी होने वाली है, तो डिस्टेंस पता करनी है। दूसरा टारगेट हो गया एक्स एट टी इक्वल 6 पे पता करो। और तीसरी चीज़ ये भी हो गई है एक्स एट टी इक्वल 3 पे पता करो। उसके हिसाब से फिर हम इसको जो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में डिनोट करेंगे पूरी मोशन को, और फिर इजीली हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बताओ टी इक्वल 0 पुट करते हैं, पोजीशन कितनी आ रही है 5। टी को 6 पुट करते हैं, पोजीशन कितनी आएगी 36 माइनस 36 और प्लस 5। तो ये भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। टी इक्वल 3 पे कितना आ रहा है बताओ। तो टी इक्वल 3 के ऊपर बोलेंगे हम इसमें 3 स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5। तो 9 माइनस 18, तो माइनस 9 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा -4। अब डिनोट करो, देखो इसको x इक्वल 0 बना दिया मैंने यहाँ पर। तो t इक्वल 0 पे कहाँ पर, x इक्वल 5 पर है। तो t इक्वल 0 पे पोजिशन है इसकी, x इक्वल 5। फिर नेक्स्ट क्या है, t इक्वल 6 सेकेंड्स पे कहाँ पर है, यहाँ फिर से वापस यही पर, t इक्वल 6 पे भी यही पर ही है। लेकिन t इक्वल 3 पर कहाँ पर, तो t इक्वल 3 पर x इक्वल -4 पर है। जब t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू जब 3 सेकेंड्स है, यानी पार्टिकल ने चलना शुरू किया 0 सेकंड पे, यहाँ से यहाँ तक गया और वापस घूम के आ गया। यही तो हुआ ना, टी को 0 पर भी 5 पर है, टी को 6 पे 5 पर है, बीच में टी को 3 पे कहाँ पर है -4 पर, एक्स इक्वल -4 पे, ठीक है। तो अब टोटल डिस्टेंस देखो, डिस्प्लेस निकाल 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी इसकी, लेकिन एवरेज स्पीड आएगी कितनी आएगी। तो सर ये देखो टोटल कितना हो गया, ये तो हो गया 5, 0 से लेकर उस साइड का 5, तो ये हो गया है, और 4 ये हो गया है। तो 5 और 4 9 का डबल कर दो 18। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी इस कंडीशन में, दैट विल बी इक्वल्स टू 9 + 9 इक्वल्स टू 18। टाइम आपको गिवन है, तो एवरेज स्पीड v एवरेज जो होता है एवरेज स्पीड के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं आराम से। टोटल डिस्टेंस होता है 18 बाई, और टाइम कितना हो गया 6 - 0 6 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड इज़ द एवरेज स्पीड, राइट। तो आसान सवाल है। यही सवाल अगर मान लीजिए प्लस लगा होता है इक्वेशन में, यहाँ पे प्लस लगे होता है, t² + 60 + 5 ऐसा लगा होता, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती,
क्योंकि प्लस लगा हो इसका मतलब हमेशा पोजीशन बढ़ रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों के लिए मैं सीधा फॉर्मूला काम लेता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वाला, ठीक है। लेकिन जब ऐसे बीच माइनस आ गया है तो ऐसा करना पड़ेगा, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सको। तो देखो हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, है ना, एकदम भाग नहीं रहे हैं मैं क्वेश्चंस के टाइप्स को भी समझा रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आता है तो उसके पैरेलल कोई क्वेश्चन कैसा बनता है वो भी बता रहा हूँ साथ साथ, तो ध्यान रखते हो। चलो नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये देखो एक रिएक्शन दी हुआ है, मासेस गिवन है इनके अलग अलग, और बोला क्यू वैल्यू बतानी है अपने को, और तो बहुत आसान सवाल हो गया, ये फर्स्ट टाइम होने वाला सवाल है। तो क्यू वैल्यू क्या होती है, तो हमारा पता है सर डेल्टा एम मास डिफेक्ट पता कर लो इंटू सी स्क्वायर कर दो, या फिर एक तरीका होता है मास डिफेक्ट पता कर लो, और क्योंकि हम 1 यू का दे रखा है वैल्यू कितनी 931.5, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो उतना जो है एनर्जी आ जाती है अपने पास में, ठीक है। तो बस अब यहाँ पुट कर लेते हैं हम। देखो तो टोटल मास कितना होगा 238.050 तो पहले था, और जब ये सब ये दो पार्ट्स में ब्रेक और थोरियम और हीलियम में, तो थोरियम और हीलियम को ऐड करो तो बनेगा आई थिंक ये 238.043, तो उसका 3 इसका तो 6 बन जाएगा। इन दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो वैल्यू आ जाएगा 0.004 और ये 0 हो गया, तो 0.04 AMU, ये इतना मास आ गया, मास डिफेक्ट। अब इस मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर दे किससे हम, एनर्जी से, तो एनर्जी आ जाएगी आपके पास में, तो 0.004 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। यह मैंने वैल्यू किस में चाहिए ध्यान रखो, यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, किलो इलेक्ट्रो वोल्ट में चाहिए, तो क्यों ना इसको मेगा को हटा दो किलो में कर दो चेंज, और यहाँ डेसिमल को हटा दो, एक मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे क्या नीचे कितना आ जाएगा, 3 डिजिट आ जाएंगे 1000। फिर यहाँ पे क्या बनेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो इसको केवी में चेंज करना तो 10 की पावर 3, तो अलग कर लो और किलो इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा अभी। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, 1000 गेट्स के अंदर 931.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली आपके पास 3726 जो है वैल्यू बन जाती है। तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, कई बार इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको है ना ऐसे बाइंडिंग एनर्जी भी दे देता है कई बार, पर न्यूक्लियन इतनी है, थोरियम कितनी है, हीलियम कितनी है, यूरेनियम कितनी है, बताओ एनर्जी कितनी होगी रिलीज करेगा, क्यू वैल्यू कितनी होगी। तो बाइंडिंग पर न्यूक्लियन में फिर आप 234 यहाँ नंबर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो थोरियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू 234 प्लस हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू 4, और फिर ये जो है 238 वाला इसका पता करते हैं और इनको फिर टोटल करके माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, इससे वैल्यू आ जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर। तो नंबर 8 है अपने पास में, ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, ए पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट टू डिक्रीज लिनियरली विद अ टाइम t, then variation of the photocurrent I, the magnitude of stopping potential V with the time is best represented by, कैसे गिवन होता है। तो देखो आप कौन चीज़ डिक्रीज करिए, पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट डिक्रीज लीनियरली विद द टाइम, तो पावर डिक्रीज करिए, पावर रिलेट करती है सीधे किससे, इंटेंसिटी से, तो पावर डिक्रीज करिए डिक्रीज करिए मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, और इंटेंसिटी रिलेट करती है मैटर करती है किससे, ये किससे रिलेट करती है, इंटेंसिटी रिलेट करती है करंट से, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल होती है दोनों। तो अगर इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी तो करंट भी लीनियरली डिक्रीज करने वाली है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, सेकंड ऑप्शन, दोनों में अगर करंट डिक्रीज कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अरे भाई ठीक है, इंटेंसिटी कम हो ज़्यादा मतलब ही नहीं पता स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मतलब किससे होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब पड़ेगा जब इसका फ्रिक्वेंसी में चेंज हो, एनर्जी में चेंज हो इंसिडेंट लाइट की, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ़र्क पड़ने वाला है। तो अपने को उसमें कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो हम सिंपल सी बात है कि वो कांस्टेंट रहेगा, तो बस एक फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट 9th नंबर में कर चलते हैं। ये बहुत आसान सवाल था, फर्स्ट टाइम हो सकता है। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर PQS, ये देखो इसका भी C है, ये भी C है और ये भी C है। ईच ऑफ द कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V एज शोन इन द फिगर। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर P एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम आर UP। तो देखो किस में एनर्जी स्टोर बता रहा है UP, तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटेंस P में, इस P में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको तो नाम दे दिया UP, टोटल बोल दिया UT, इन दोनों का रेशियो बताना है,
ठीक। अब बताओ, देखो पैरेलल में है कैपेसिटर कनेक्टेड, तो अपने को पता है पैरेलल में कनेक्टेड होता है, जब कैपेसिटर लगा हो तो रेजिस्टेंस लगा हो, पोटेंशियल सेम रहता है। तो सेम वही बात यहाँ, यानी कि सर इस एस का क्रॉस पोटेंशियल भी होगा। अब दोनों सेम कैपेसिटेंस के हैं, इसलिए पोटेंशियल जो है इनमें आधा आधा ही डिवाइड होगा, तो यहाँ V/2 और यहाँ पर V/2। अब सर ये सोच के देखो कि अगर दोनों कैपेसिटेंस अलग अलग होती तो दोनों कैपेसिटेंस अलग अलग होती तो हम यहाँ पे जो पोटेंशियल हो किस तरह डिवाइड होता, तो उसमें फॉर्मूला देखते हैं कि सर दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो चार्ज तो सेम होता है, और चार्ज फॉर्मूला क्या होता है Q/CV, इसलिए हम बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है 1/C। तो जो पोटेंशियल हो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता, तो अगर V1 पता करना होता आपको तो C2/C1 + C2 × V टोटल लिखते हैं, ऐसे पता करते। लेकिन ये तो बहुत आसान बना दिया इन्होंने कि दोनों को सेम कर V/2 सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अलग अलग कैपेसिटेंस तो ये करना पड़ता है। ठीक है, तो V/2 इसमें हो गया, तो यूपी बताओ कितना हो जाएगा, यूपी हो जाएगा हाफ ऑफ CV² होता फॉर्मूला, तो CV² यानी कि V/2²। यूटी क्या हो जाएगा बताओ, टोटल, तो टोटल बताओ C इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, C इक्विवेलेंट × V²। C इक्विवेलेंट कितना बनेगा देखो, तो दोनों सीरीज़ में है, सीरीज़ में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, तो 1/C1 + 1/C2 ऐसे चले गया, C1/C2 + C1 + C2। तो उससे अकॉर्डिंग ये शॉर्ट ट्रिक पता है अपने को, अगर दोनों कैपेसिटेंस जो है सेम कैपेसिटेंस के है तो टोटल कैपेसिटेंस क्या बन जाता है C/2 सीरीज़ में, और उसमें C फिर ऐड हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में है, तो 3C/2 बन गया C इक्विवेलेंट, तो 3C/2 ये हो गया × V²। ठीक है, तो इन दोनों को रेशियो कर देना इनको UP/UT, तो हाफ ऑफ C V²/4, तो ये हो गया हाफ ऑफ 3C/2 और V² ये होगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, C कैंसिल आउट, V² कैंसिल आउट, 2 और 4 में 2 यहाँ आ जाएगा, और ये फिर 1/2 और 3 यहाँ, तो 1/6 करके आंसर बन जाएगा। तो ये सब ठीक है, तो मैंने बता दिया इसमें और भी चीज़ कि अगर ये C अलग अलग होता, कैपेसिटेंस सेम नहीं तो क्या होता है ना, तो उस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट। तो वाटर फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब देखो जैसे तो बड़ा सारा सवाल सा दिख रहा है आपको, और ये वाटर फ्लो ये सब तो हो सकता है फ्लूइड में बहुत सारे स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं होते, तो अब इसको सेकंड राउंड टाइम के लिए छोड़ दो, सेकंड राउंड में करना है इसको, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना, तो उलझना नहीं है फालतू क्वेश्चन से। लेकिन चलो अपन सोल्व करते हैं इसको। तो प्रेशर डिफरेंस गिवन है पॉइंट P और Q के बीच में, देखो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो आपको पता है H तो वैसे ही 0 हो गया, H1 = H2 हो गया है, तो अगर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, P + हाफ ऑफ ρVP² प्लस ρGS लिखते हैं, H1 सेम है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस PQ, यहाँ इक्वल्स टू क्या लिखोगे PQ + हाफ ऑफ ρVQ², ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना यहाँ तक की बात। अब देखो P - PQ = हाफ ऑफ ρ फिर VQ² - VP², ऐसा बन जाएगा। अब P - PQ तो गिवन है आपको, ये कितना है, प्रेशर डिफरेंस 15 गिवन है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, हाफ ऑफ ρ VQ/VP के लिए आपको कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपको ये गिवन है कि इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, P की तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 40 है, यहाँ कितना है 20 है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अपने को पता है कि सर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, A1/V1 = A2/V2, तो यहाँ का 40 × VP = 20 × VQ, दोनों में रिलेशन आ जाएगा आपके पास में 2, तो VQ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ दी VP आ गया है, 2 टाइम्स ऑफ दी VP = VQ। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता क्या करना है यहाँ पे, आपको पता है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, तो यानी कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, Q होता है, यानी बेसिकली देखा जाता है आपको यही तो पता करना है, Q A1/V1 या A2/V2 दोनों में कुछ भी पता कर लो आप, है ना, यानी AP/VP पता कर लो, AQ/VPQ पता कर लो, कुछ भी कर लो, तो एक स्पीड पता होनी चाहिए, तो क्यों ना मैं VQ के टर्म्स में लिख देता हूँ, तो VQ हो गया 2VP, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो VQ की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 2VP² - VP², ठीक है। अब देखो 15 × 1/2 × ρ कितना वाटर के लिए 1000 है, 2VP² यानी 4VP² × 3VP², 3VP² हो जाएगा, फिर 3 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और 2 से करोगे तो 500 आ जाएगा, यहाँ से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 1/100 दैट इज़ दी VP², और VP कितना आ जाएगा 1/10 मीटर/सेकेंड, यूनिट्स का भी ध्यान रख के चलना, ठीक है ना। ओके, फिर अपने पता करना था Q क्या होता था, AP/VP, AP कितना है 40 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना
40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वीपी कितना रहा 1/10 मीटर पर सेकंड। तो चेंज करना पड़ेगा ना किसी को तो आपको। तो आपने देखो जैसे सेंटीमीटर में आपको जो वो पता करना है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा था, आप सेंटीमीटर वाले को बजाय मीटर वाले को चेंज कर लो। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1/10 मीटर, तो 100 हो जाएगा मीटर का बाई 10 मीटर, और यह बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैंसिल आउट हुआ, कितना बन गया 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है ना? बहुत आसान सा सवाल लगा आपको भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आगे चलते हैं फिर। एक करंट आई नोट फ्लो थ्रू ए मेटालिक सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस स्मॉल आर शोन इन द फिगर। रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ए बी सी इज हाफ दैट ऑफ द ए डी सी। यानी इसका रेजिस्टेंस कितना R/2 है, तो इसका R है तो इसका R/2 हो गया, ऐसा दे दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पता करना है O पर, तो जो गिवन डेटा वो लिखा आपने, सर R/2 गिवन है, R गिवन है, मैग्नीट्यूड पता करना है B पे कितना होने वाला है। तो आपको ये तो पता लग गया जब रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग डिवाइड होगी। और करंट कैसे डिवाइड होती है? तो ये देखो, देखा जाए दोनों पैरेलल हो गए ये रेजिस्टेंसेस, तो करंट डिवाइड होती है I प्रोपोर्शनल टू 1/R, रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशियो में, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर अगर मैंने I1 मान लिया करंट, और यहाँ पे करंट I2 जाएगा, तो I1 करंट कितनी हो जाएगी? वो जाएगी R/R प्लस R/2 इंटू I। तो जब सोल्व करोगे इसको तो तुम्हारे पास वैल्यू बन जाती है ये 2/3I। तो यहाँ कर जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी? I1 की वैल्यू 2/3I। बाकी बची कितनी फिर I - 2/3I करो तो I/3 इसमें से जाएगी, ठीक है। तो चलो मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो देखो तुम अगर मैग्नीट्यूड पता करोगे, इसमें डायरेक्शन देखोगे, इस वाले में बी वाले में डायरेक्शन ABC पार्ट डायरेक्शन देखोगे तो आउटवर्ड में मिलेगा आपको डायरेक्शन। तो B ड्यू टू दी ABC पार्ट, बताओ क्या मिलेगा आपको? तो μ0 I, सर पूरे के लिए कितना होता है? μ0 जो भी करंट होती है यहाँ पे I/2R ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आधा लूप है तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन I करंट भी I करंट नहीं है, यहाँ पे करंट भी चेंज हो जाएगी। करंट कितनी है बताओ? μ0 I/2R, और करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2I/3, और वो भी कैसे? बाहर की तरफ। तो डॉट लगा देता हूँ मैं ऐसे, डन। ऐसे BADC इस पार्ट के लिए बताओ, तो μ0 I/2R होता है, लेकिन I भी चेंज है, यहाँ पे कितना बनेगा I की वैल्यू? I/3, और वो भी 1/2 के साथ, ठीक है ना। नोटिस किया आपने चीज़, ठीक है। अब और ये, लेकिन ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी? सर इसकी इनवर्ट डायरेक्शन होगी, क्रॉस होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब बताओ कौन सा बड़ा है इनमें? तो नोटिस करोगे तो पाओगे सर ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे वो सिंगल टाइम आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की जस्ट अपोजिट है। तो BABC माइनस BADC, ये B नेट निकलेगा आपका। तो B नेट कितना आ जाएगा आपके पास में? तो जो कॉमन ले से तो कॉमन ले दो, μ0 I/2R, ये कॉमन ले लूँ मैं, तो ऊपर तो बताओ क्या बच जाएगा? ऊपर तो बचेगा सर 2/2 पहले वाले में, तो माइनस यहाँ क्या बचेगा बताओ? 2/2 नहीं, 3 भी कॉमन ले लो, चलो यहाँ पे 3 भी कॉमन ले लेता हूँ। तो 2/2 नीचे वाले में क्या बचेगा? 1 बचेगा, सॉरी 1 नहीं बचेगा, 1/2 बचेगा, ठीक है। तो 2/2 1 हो गया, 1 - 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो μ0 I/2 इंटू 3 6, और यहाँ से 1/2 12 है, तो 12R करके आंसर बनेगा, μ0 I/12R। डन। तो बहुत आसान सा सवाल है, इजी है, इस तरीके से आप डील कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड निकाल। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, लूप वाला हुआ। अच्छा इसमें आप एक बात बताओ, अगर ये लूप कोई एंगल बना रहा होता तो क्या होता? यानी आर्क बना रहा होता, ऐसे थीटा एंगल बना रहा होता, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, इससे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितनी होती है? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, μ0 I/2R टोटल के लिए होती है, ठीक है। जब कितना एंगल बनता है? 2π एंगल बन रहा होता है, लेकिन थीटा एंगल बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? θ/2π, राइट, ऐसे बनता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखो, जो काम आएंगे आपको आगे भी नेक्स्ट में। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है नंबर 12 है। इन द मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट, स्फेरिकल balls of the same radius but having different densities are used. The variation of the terminal velocity with the ratio of the density and spherical ball sigma to density of the liquid रो, ये आपको पता करना है कैसे क्या बनेगा बताओ। टर्मिनल वेलोसिटी मेरे सिग्मा बाई रो में, तो आपको पता टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है। देखो ये सवाल भी हो सकता है फर्स्ट टाइम क्लिक कर जाए, नहीं करे तो सेकंड टाइम में आप इसको कर सकते हो आराम से इजीली, है ना।
तो बताओ क्या बन रहा है अपने पास में ये। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे अगर वी टी का इक्वेशन लिखना चाहोगे तो वी टी का इक्वेशन क्या बनेगा, फॉर्मूला याद करो वी टी का। तो वी टी का फॉर्मूला होता है 2/9 ईटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी, ये होता है वी टी के लिए फॉर्मूला, राइट। अब आपको पता करना सिग्मा बाई रो का, ठीक है। एक बात देखो, तो यहाँ क्या मैं ऐसे कर दूँ 2/9 ईटा आर स्क्वायर, इसमें से रो कॉमन ले लूँ मैं, तो सिग्मा बाई रो -1 इंटू जी, ऐसे सही कर सकते हैं क्या, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो नोटिस करो सर सिग्मा बाई रो यहाँ आ रहा है। अब इसमें ऑप्शंस में देखो तुम ग्राफ में कौन सा वाला ग्राफ बन सकता है। तो तुम यहाँ पे देखो सिग्मा बाई रो की वैल्यू जब 1 हो जाती है ना इसकी वैल्यू, तो 1 माइनस वी टी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और तुम ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें सिग्मा बाई रो की वैल्यू 1 हो रही हो तो वी टी भी 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ऐसा केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे जब सिग्मा बाई रो की वैल्यू 1 है तो वी टी का वैल्यू 0 हो रहा है। और जब सिग्मा बाई रो जब बढ़ेगा ना वैसे वैसे क्या होगा आपके पास पता है, वैसे बढ़ेगा तो वी टी भी बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह चल रहा है। स्ट्रेट लाइन भी बनेगी कि वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस इसे कंपेयर करके देख सकते हो आप स्ट्रेट लाइन बने। तो ये वाला ऑप्शन पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके लिए, ठीक है ना। आसान सवाल है, ग्राफिकल एनालिसिस का भी यूज हो रहा है इसमें। 13th प्रॉब्लम है टू planets R1 and R2 with equal masses have radius R1 and R2 respectively, where R2 is R1 by 2. The escape speed of the P1 and P2 are V1 and V2 respectively. V2 by V1 बताना है। तो बताओ एस्केप स्पीड, देखो बहुत आसान सवाल है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gm by r, ये होता है। अब मास तो सेम है इनके, रेडियस अलग अलग है, तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/√r। आपको क्या पता करना है V2 by V1, तो V2 by V1 क्या हो जाता है बताओ R1 by R2 रूट, ठीक है। अब R2 क्या गिवन है आपको R1 by 2, तो R1 अपॉन R1 by 2, R1 by 2, R1 के साथ 2 ऊपर चला जाए तो कितना वैल्यू बनेगा √2 बनेगा, राइट। ये सुनो तो बहुत आसान सवाल हो गया ये भी इसके वेलोसिटी का। फिर देखो इन सोल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये बहुत आसान सवाल है, एक बार में देखते होने वाला सवाल है, ये तो कुछ करना ही नहीं है। ये तो केप्लर्स लॉ आ गया डायरेक्टली। टाइम पीरियड रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट ट्रेसिंग ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस r प्रोपोर्शनल टू r⁻³ 3/2, यही तो होता है। t² प्रोपोर्शनल टू r³ चलता है, केप्लर लॉ यही कहता है। तो t प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा r⁻³ 3/2, ठीक है। द लास्ट इज 15 नंबर प्रॉब्लम। टू infinitely long parallel conducting wires A and B carries current I and 2I respectively in the same direction. The wire A has uniform mass per unit length lambda and lies on the insulated floor. अब देखो इसमें डायग्राम पढ़ोगे ना तो हो सकता है अगर फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं करें, सेकंड टाइम के लिए छोड़ के चलो इसको। तो इस टाइम आप बनाए सेकंड टाइम में सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा है देखो, ए और बी दो वायर से जिनमें करंट फ्लो हो रही है आई और 2I। ये मान ली ए वायर है ऐसे और 2I वायर है। अब द वायर ए हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा लाइज ऑन द इंसुलेटेड फ्लोर, वायर बी इज केप्ट फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ h। ये हाइट h पे वायर बी को फिक्स कर दिया मैंने, इसका आपको गिवन है। द वायर बी इज केप्ट फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ h अबव द फ्लोर, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द h सो दैट वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर। ये यहाँ से राइज नहीं करे, इसका मतलब क्या बैलेंस करके रखे ये, ठीक है ना, इसको बैलेंस करके रखे, राइज नहीं करे ये चीज़। तो राइज नहीं करेगा इसका मतलब क्या होता है, जब मैग्नेटिक जो फोर्स लग रहा होगा वो किससे बैलेंस कर जाए अपने पास में, mg से बैलेंस कर दूँ क्या उसको मैं, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा का होता है, दो वायर से, तो μ0 I1 I2 अपॉन 2π, और इनकी r डिस्टेंस होती है, ये तो मैग्नेटिक फोर्स पर लेंथ हो गया, इनटू लेंथ भी कर दो तो ये आ गया टोटल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए mg, ठीक है ना। अब देखो नोटिस करो यहाँ पे, अगर मैं ये L को धर ले जाऊँगा तो m/L हो जाएगा कि ये μ0 I1 I2, तो μ0 I इंटू 2I अपॉन 2π, r डिस्टेंस कितनी h इक्वल्स टू m/L इंटू जी, और m/L की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, लैम्डा गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करोगे आप यहाँ से तो h की वैल्यू निकल आएगी, h को उधर ले जाओ लैम्डा को उधर ले आओ। तो जब सोल्व करोगे μ0, ये देखो 2 से 2 गेट्स कैंसिल है, तो μ0 I² अपॉन पाई लैम्डा, और ये जी ऊपर चला जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है। तो इसी के साथ अपनी ये 15 क्वेश्चंस का स्लॉट एक पूरा होता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे अपन। और देखो हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है,
और कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जो स्टूडेंट्स पहली अब इस बार नीट देंगे ना, उनको भी हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। तो वो अच्छे से देखना वीडियोस को, और कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को जो है, इस चैनल को देखते रहना, इस अपडेट आते रहती हैं, वीडियोज़ आते रहते हैं, तो उनको कंटिन्यू देखते रहो। इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें जो भी नई अपडेट्स मिलती रहेंगी, नए वीडियोज़ आते रहेंगे, नया टॉपिक जो भी मैं अपलोड करूँगा आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।